My dear students, in this lecture number 11, we are going to start with our design of lined canals. अभी तक के हमने कैनेडीज थ्योरी और लेसीज थ्योरी से अनलाइंड कैनाल्स की डिजाइन पूरी समझ ली. अब हमें समझना होगा डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल्स, जो कि वाकई में आजकल हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विथ डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल्स. Design of lined canals will be done as per IS 10430 of 2000 and revised accordingly. वो बार बार रिवीजन होते रहता है, उसमें एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, एनेक्जर सी धीरे धीरे जाता रहता है. 2000 में ये पहली दफ़ा कोड पब्लिश हुआ था. इसके बाद भी इसमें अपडेट्स हुए हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी अपडेट्स हुए हैं. ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं सब IS 4745 पे बेस्ड है. तो वैसे तो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए आपको, क्योंकि हम सब ऑलरेडी पूरा रिसर्च कर चुके हैं. आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, बड़े ध्यान से फोकस करना है, बिल्कुल भी इधर उधर अपना अटेंशन नहीं देना है. जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो इसमें लॉस आपका होगा, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो आपको अपना अटेंटिवनेस बना के रखना है और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है. जितनी भी रिसर्च करनी है हमने कर ली है, आपको बस हमारी बातों को बड़े ध्यान से समझना है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल्स एज पर IS 10430 of 2000. Now the lined canals basically are having some coating, a protective coating over them, as we know that, right? जो कोटिंग होती है दोस्तों, वो सिर्फ जहां तक पानी होता है वहीं तक कोटिंग नहीं होती. ये कोटिंग पूरी ऊपर तक भी जाती है, ये देखो ये पूरे टॉप तक के, और थोड़ा सा बैंक्स में भी एक्सटेंड होती है, और होनी भी चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग. ये जो कोटिंग होती है ये ऊपर तक जाएगी और बैंक्स में थोड़ा सा एक्सटेंड भी होगी. इस तरीके से लाइंड कैनाल्स की कोटिंग की जाती है. जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है किसी न किसी ड्यूरेबल मटेरियल की होती है, जैसे कॉन्क्रीट, मेसनरी, स्टोन, टाइल्स, जैसे हम लोग डिस्कस किए भी थे, राइट. इसकी जो रेजिम होती है, क्योंकि हम इसमें हायर वेलोसिटी परमिट कर सकते हैं, इट इज ओके टू प्रोवाइड अ हायर वेलोसिटी गिवन दैट इट डज नॉट स्कार द मटेरियल. The material is strong enough, hard enough. Hardness is associated with the resistance to wear and tear. Strength is associated with load bearing capacity. So यहाँ पे हम लोग hardness word का ज़्यादा use करेंगे. तो यहाँ पे हम wear and tear या abrasion से जो resistance है, material ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वो wear and tear या abrasion को resist कर सके. Got the point? तो अब बात समझिएगा, इसमें हम हायर वेलोसिटी परमिट कर सकते हैं. वी कैन परमिट हायर वेलोसिटीज इन सच कैनाल्स, एंड सिंस वी कैन परमिट हायर वेलोसिटीज, देयर इज नो चांस ऑफ सिल्टिंग और डिपोजिशन. देयर इज नो चांस ऑफ सिल्टिंग और डिपोजिशन. मोरओवर, सिंस द मटेरियल इज ड्यूरेबल, दिस इज अ ड्यूरेबल मटेरियल, लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, देयरफॉर देयर इज नो चांस ऑफ स्काउरिंग ऑल्सो. लिटिल टू नो चांस. हाँ, अगर आपने मटेरियल ख़राब लगाया है जानबूझ के, वही जो चलता है, तो उस तरह का काम हुआ है, तो ऐसे में तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ ख़राब हो ही जाएगी. लेकिन अगर जो डिज़ाइन मटेरियल है वो अच्छे से उसी फॉर्म में लगाया गया जिस फॉर्म में वो इंटेंडेड था, जिस फॉर्म में वो इनिशियली पेपर्स में था, उसी पेपर को फील्ड में रेप्लिकेट किया गया, तब जो होगा ये स्कार भी नहीं करेगा. ठीक है, तो स्काउरिंग, सिल्टिंग दोनों इसमें प्रिवेंट की जा सकती है जस्ट बाय परमिटिंग अ हायर वेलोसिटी. And definitely the velocity should not go beyond a certain maximum velocity. ये जो velocity है एक maximum velocity के beyond नहीं जानी चाहिए. ये भी IS कोड में दिया हुआ है. ये हम लिखेंगे कि कौन से मटेरियल के लिए कितनी maximum velocity परमिट की जा सकती है. Got the point? अब ये जो रेजीम ये फॉलो करता है, जैसे लेसिस थ्योरी में क्या था, हम इनिशियल रेजीम, फाइनल रेजीम, ट्रू रेजीम ये सब बोल रहे थे. इसकी भी रेजीम डिफाइन की गई है. इसकी रेजीम को, क्योंकि सिल्टिंग भी नहीं करता, स्काउरिंग भी नहीं करता, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट रेजीम. दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट रेजीम. मतलब जैसा बना है, अब जैसा बना है वो वैसा ही रहेगा. लेसी में क्या था, आपने बनाया है तो धीरे धीरे स्काउरिंग हो सकती है, सिल्टिंग हो सकती है, चैनल अपने डी को, एस को, बी को, सबको एडजस्ट करता जाता है और तब जाके फाइनल रेजीम में पहुंचता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे जो बनाया वही रहेगा. तो ये एक परमानेंट फॉर्म ऑफ रेजीम बन जाती है. तो ये बार बार चेंज नहीं करती, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम ही दे दिए हैं परमानेंट रेजीम. तो दिस वर्ड परमानेंट रेजीम इज एसोसिएटेड विद लाइंड कैनाल्स. इनिशियल, फाइनल, ट्रू रेजीम इज एसोसिएटेड विद दैट लेसीज थ्योरी, और डेफिनेशंस हम देख चुके हैं. ठीक है, अब देखिए एज पर IS कोड क्या कहता है.
as per IS 10430 two types of sections can be adopted. दो तरह के सेक्शन अडॉप्ट किए जा सकते हैं. कैसे? ट्रेपिजॉइडल सेक्शन with or without, with भी without rounded corners, with or without rounded corners. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. ट्रेपिजॉइडल सेक्शन with or without rounded corners. ये तो हम लोग विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स तो बना ही रहे हैं बहुत टाइम से. ये विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स तो यही रहा. विथ राउंडेड कॉर्नर्स अगर आपको दिखाएं तो राउंडेड कॉर्नर्स में ट्रेपिजॉइडल सेक्शन का बेस इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि कॉर्नर्स को हम ऐसे राउंड ऑफ कर देंगे. ऐसा हो जाएगा ये इस तरीके का. तो इस तरीके का अगर शेप रहता है, दिस इज विथ राउंडेड कॉर्नर्स. कॉर्नर्स की हमने राउंडिंग ऑफ कर दी. हम ये भी कर सकते हैं. और ये जो है ये है विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स. So this is without rounded corners. These are the sharp corners, and this is with rounded corners. These are the curved edges. So both of these are adopted. और इनके ऊपर correspondingly अब lining हमारा मटेरियल है. कंक्रीट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है. No problem at all, right? तो इसके ऊपर लाइनिंग हो जाएगी. ठीक है, तो ये ऐसे लाइनिंग हो जाती है, ऐसा यहाँ पे लाइनिंग ऐसे हो जाती है. तो ट्रेपिजॉइडल सेक्शंस जो होते हैं दोस्तों, वो विथ या विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स लगाए जा सकते हैं एज पर अवर IS कोड. दिस में बी द ये वाटर का डेप्थ एंड दिस विल बी द फ्री बोर्ड. फ्री बोर्ड की वैल्यूज भी दी हुई हैं. ये हम लोग जब भी डिजाइन स्टेप्स लिखेंगे तो फ्री बोर्ड की वैल्यूज भी लिख लेंगे. बट यू गॉट द आइडिया कि ट्रेपिजॉइडल सेक्शन विथ और विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स कैन बी यूज्ड. द सेकेंड थिंग इज, दूसरा है ट्राइंगुलर सेक्शन. दूसरा है ट्राइंगुलर सेक्शन with rounded bottom. With rounded bottom. Triangular section with round, यहाँ आ रहा है. Triangular section with rounded bottom with discharge usually below 3 cubic. ठीक है, जो जब कभी भी डिस्चार्ज 3 क्यूमेक या उससे कम होता है तब यूजुअली हम इस तरह का ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम लगाते हैं. IS 4745 के जो नियम थे वो बहुत ही अलग थे. अब हम आ गए हमारे नए IS कोड पे. ठीक है, IS 10430 पे. तो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं. तो ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम में दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इसके बॉटम की ऐसे राउंडिंग ऑफ कर दी जाती है और ये ऐसा बन दिखता है. और ये हमारा पानी और इसके ऊपर का फ्री बोर्ड. So this is like this and there will be definitely lining here. ऐसा ये लाइनिंग हो जाएगा ऐसा. तो इस तरीके का लाइंड सेक्शन इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन विद राउंडेड बॉटम विथ द डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी यूजुअली बिलो 3 क्यूमेक. इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर 3 क्यूमेक से ज्यादा होगा तो हम ये नहीं निकाल सकते. ये यूजुअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ये यूजुअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. हम चाहें तो हम इसी सेक्शन को 30 क्यूमेक के लिए भी यूज कर सकते हैं. कोड हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है. वो डिपेंड करेगा साइट में जो इंजीनियर है उसके अपने सुपरविजन जो उसने किया है, साइट में देखा है, सोचा है, समझा है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, उस पर भी डिपेंड करेगा. इसीलिए वर्ड यूजुअली यूज किया गया. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया गया है. अगर कि 3 से कम हो तो ऐसा नहीं है कि 3 से कम हो तो हम ट्रेपिजॉइडल पे नहीं जा सकते. हम जा सकते हैं. 3 से कम हो तो भी हम ट्रेपिजॉइडल पे जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये अडॉप्ट करते हैं. और ऐसा भी नहीं कि 3 से ज़्यादा हो तो हम इस पे नहीं आ सकते, तो भी आ सकते हैं. गॉट द पॉइंट वेरी क्लियर. इफ द डिस्चार्ज इज मोर देन 3 क्यूमेक, it does not mean that we cannot adopt this triangular section with rounded bottom. We can still adopt this particular section with rounded bottom. But if the discharge is usually less than 3 cubic, if the discharge is below 3 cubic, then usually it is a tendency to adopt a triangular section. That is the meaning of this. So this is not a hard and fast rule. If I want to prepare a question, think about it. If I want to prepare a question, design a triangular section to carry a discharge of 20 cubic. So I can prepare a question, no problem at all, because the code is not very hard and fast about which section to use. It is up to, it has given the full flexibility to the engineers in order to design. Got to the point? Right. So this is the triangular section with rounded bottom, and this is the trapezoidal section with rounded bottom, with rounded corners. Why do we do this rounding off?
Why do we do this rounding off? Obviously to eliminate the edges or the corners. The corners or the edges, if they are eliminated, the zones of stagnation are reduced. See what happens in the corners or the edges. See this, these are the corners, this is the bottom. If something like this it is made, if something like this is made, there are huge amount of eddies in this particular region causing a lot of losses. That means there is no effective discharge passing through this area. Better to remove these zones of stagnation altogether, better to remove these zones of stagnation altogether and smoothen it out, Now this thing I'll repeat in Hindi also. अगर हम लोग ये जो करते हैं कन्वर्जन कि एक पॉइंटी बॉटम या पॉइंटी कॉर्नर से हम आते हैं एक राउंडेड बॉटम या राउंडेड कॉर्नर पे, ऐसा हम क्यों करते हैं? राउंडेड बॉटम राउंडेड कॉर्नर पे आने का रीजन बड़ा सिंपल है. रीजन ये है कि हम जोन्स ऑफ स्टैग्नेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं. जितने भी कॉर्नर्स होते हैं दोस्तों, उन जगहों पे जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहां पे एडी फॉर्मेशन बहुत होता है. जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उनमें एडी फॉर्मेशन बहुत होता है. एडी मतलब क्या है? लॉस है. सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एडी मतलब लॉस है. उसको हटाते हुए हम उसकी स्मूदनिंग कर देते हैं, तो ऐसे में लॉसेस को हम कम कर पाते हैं. मैं नहीं कह रहा कि लॉसेस आपने हटा ही दिए, लॉसेस को हम कम कर पाते हैं. और ऐसे में ये जोन्स ऑफ स्टैग्नेशन को हटाने के लिए, ये सारे जोन ऑफ स्टैग्नेशन है. स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी जो कि ठीक ठाक मूव ना कर पाए. तो इन जगहों पे पानी सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन इसका एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हो पाता. इसी वजह से हम इनको एलिमिनेट करते हुए प्रिफर्ड वे में या तो ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम या फिर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर्स यूज करते हैं. ठीक है, और ये तो हम यूज करते ही हैं. ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स, ये तो हम यूज करते ही थे हमेशा से. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम इस बेसिक थ्योरी को लिखेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे. सो विल फर्स्ट राइट डाउन दिस बेसिक थ्योरी, then we will move ahead in the discussion. Start writing design of lined canals. Start writing design of lined canals. Start writing design of lined canals. लिखिए, when a canal is protected on the bed, when a canal is protected, when a canal is protected on the bed and the sides, when a canal is protected on the bed and the sides, on the bed, bed, bed and the sides, on the bed and the sides, with some kind of protecting material, with some kind of protecting material, bed and the sides with some kind of protecting material, with some kind of protecting material, comma, the section cannot get scarred, the section cannot get scarred, S-C-O-U-R-E-D, the section cannot get scarred, S-C-O-U-R-E-D, the section cannot get scarred, and so, comma, there is no possibility of change of section, and so, comma, there is no possibility of change of section, and so there is no possibility of change of section, and so there is no possibility of change of section or longitudinal slope, and so there is no possibility of change of section or longitudinal slope, and the channel is said to be, and the channel is said to be, and the channel is said to be
and the channel is said to be in a state of permanent regime, in a state of STATE, in a state of permanent regime, and the channel is said to be in a state of permanent regime, and the channel is said to be in a state of permanent regime, and the channel is said to be in a state of permanent regime, full stop. And the channel is said to be in a state of permanent regime, full stop. Higher velocities can be permitted, higher velocities can be permitted, higher velocities can be permitted, higher velocities can be permitted through such channels, higher velocities can be permitted through such channels, higher velocities can be permitted through such channels, higher velocities can be permitted through such channels without the problem of scouring. Higher velocities can be permitted through such channels without the problem of scouring. Higher velocities can be permitted through such channels without the problem of scouring. Write down a point in note after that. Note में लिखिए एक point. Note में एक point लिखिएगा. Regime theories developed by Kennedy and Lacey, regime theories developed by Kennedy and Lacey are not applicable. Regime theories developed by Kennedy and Lacey are not applicable to such canals. Are not applicable to such canals, क्योंकि वो सिल्ट थ्योरीज हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई सिल्ट विल्ट की बात नहीं हो रही है, तो दे आर नॉट एप्लीकेबल टू सच कैनाल्स. ठीक है, इसके बाद नोट हो गया, नोट इज डन. आफ्टर दैट राइट डाउन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइंड कैनाल में बी, the cross section of lined canal may be, the cross section of lined canal may be, the cross section of lined canal may be, the cross section of lined canal may be first trapezoidal with or without rounded corners, trapezoidal with or without rounded corners, trapezoidal with or without rounded corners. Put a dash and write down. इसमें पहले वाले में dash डालिए, लिखिए this section can be used for, this section can be used for, this section can be used for all types of canals. This section can be used for all types of canals. हर तरह के कैनाल के लिए यूज किया जा सकता है. लाइंड वाले, ऑब्वियसली हमारा लाइन चल रहा है तो लाइंड वाले, अनलाइंड में नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है. कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइंड कैनाल्स, all types of lined canals. Second, write down, second, triangular section with rounded bottom, triangular section with rounded bottom, triangular section with rounded bottom, triangular section with rounded bottom. Put a dash, dash डालिए, लिखिए, इसके बाद dash डाल के लिखिए this section can be used for, this section can be used for, this section can be used for the canals
This section can be used for the canals. This section can be used for the canals with discharge usually less than 3 cubic. 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 इसके बाद नोट में लिखिएगा एक पॉइंट. नोट में लिखिए एक पॉइंट. नोट में लिखिएगा एक पॉइंट. कॉर्नर्स usually become zones of stagnation. Corners usually become zones of stagnation. Corners usually become zones of stagnation, and thus they are rounded. And thus they are rounded off. OFF. Corners usually become zones of stagnation, and thus they are rounded off. 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 Rounded off. ठीक है. All right. So after writing this, then what you do is make all of that. ये सब बना लो. Design of lined canals. ये तो हमने लिखा ही IS 10430-2000. यहाँ दिखा दीजिए एक बार. यहाँ पे ये है हमारा पहला. ठीक है, ये पहला है. ये दूसरा. ये दिखा दो. ठीक है. अभी देखो ये सब इनका तो डिजाइन अपन जानते ही हैं. अपन को क्या करना है, अपने को कोई यहाँ पे बहुत इजी है. अपने को क्या निकालना है, मान लो आर निकालना है. जैसे मैनिंग्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे कोई कैनेडी और चेजी तो नहीं है. ये तो एक ओपन चैनल है. तो ओपन चैनल के लिए जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है टू कंप्यूट वेलोसिटी, दैट इज मैनिंग्स फॉर्मूला. 1/n r⁻²/3 s⁻1/2. यही ये फॉर्मूला है कि नहीं. तो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या लगती है आपको निकालने वाली? सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है आर. आर क्या होता है? वेटेड एरिया. मतलब ये है हमारा वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर. ये वाला ये है हमारा वेटेड पेरीमीटर. अब देखो ये जो विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स वाला है, ये तो अपन आसानी से निकाल ही ले रहे हैं. अपन पहले क्या कर रहे हैं, कैनेडी हो, लेसी हो, सब जगह क्या थे, राउंडेड कॉर्नर्स कहाँ थे? कहीं नहीं थे. तो प्रोसीजर विल बी सेम फॉर विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स वाला केस. विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स वाले केस का प्रोसीजर सेम रहेगा. आपको जो साइड स्लोप दिया है, एरिया निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो. जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो कहाँ पे आएगी? आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. कहाँ पे? यहाँ पे. ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? या फिर ये ट्राइंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम में प्रॉब्लम आ जाएगी. यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम ट्राइंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम में. तो अभी हमें सीखना है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे R की वैल्यू निकाली जाती है. किस तरीके से यहाँ पे R यानी कि वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर. हाउ वुड यू गेट टू नो इन दिस केस? दिस इज द वेटेड एरिया, दिस इज द वेटेड पेरीमीटर, दिस वन, दिस इज द वेटेड पेरीमीटर. सो लेट अस नाउ understand and simplify the analysis. Let us now understand how to do that and simplify the analysis. So give us a heading. Give us a heading. Subheading दे दो. Computation of hydraulic radius. Hydraulic radius में अपना ये भी आ जाएगा ना, एरिया भी आ जाएगा, पेरीमीटर भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा. ठीक है. अब इसको तो छोड़ ही दो, ये तो मालूम ही है आपको. ये वाला जिसमें कि ये पॉइंटी कॉर्नर्स है, ये तो बड़ा सिंपल है. वही जैसे अब कैनेडी थ्योरी, अब आपको जो भी साइड स्लोप दिया रहेगा अपने हिसाब से कर लेना. मान लो 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल दिया है, तो क्या करोगे? चेंज कर लेना. ये हो जाएगा बेस विड्थ b, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा उस हिसाब से. अगर ये d है तो 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है, तो ये d दोनों हो जाएगा. ये d है, ये भी d हो जाएगा. तो ऐसे करके ये एरिया हो जाएगा दिस प्लस दिस, वेरी सिंपल. पेरीमीटर हो जाएगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ. यूज पाइथागोरस थ्योरम. दिस लेंथ कहाँ तक? यहाँ तक, जहाँ तक वेट हुआ है. उसके ऊपर का नहीं लेना, ये नहीं लेना है. जहाँ तक वेट हुआ है वहाँ तक का लेना है. ठीक है. तो इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ. दिस यू ऑलरेडी नो. ठीक है. दिस यू कैन इजीली डू. ये तो अभी खेल हो गया. चलो अब दूसरा सीखते हैं. दूसरा है, लेट अस सी
द केस, दिस लेट अस कॉल दैट एज केस नंबर 1. यहाँ पे हम देखेंगे ट्राइंगुलर सेक्शन पहले देख लेते हैं. ट्राइंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम. ट्राइंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम. ट्राइंगुलर सेक्शन राउंडेड बॉटम के साथ. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक साइड बनाइए ट्राइंगल का जो आपको लगता है कि आपको चाहिए होगा. फिर ऐसा ही फिर दूसरा साइड बनाइए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा ही दिखेगा. ठीक है, इसको ऊपर से जोड़ने की जरूरत नहीं है. ऊपर में आपको फ्री सरफेस को लोकेट कर लेना है. लेट अस सपोज कि आपको बताया गया है कि ये रहेगा आपका फ्री सरफेस. आपको बताया गया है कि ये रहेगा आपका फ्री सरफेस और आपको डिजाइन करना है ट्रायंगुलर सेक्शन. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंटर मार्क करेंगे और उसका सेंटर से ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स और सेंटर, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे और ये परपेंडिकुलर भी होगा. आइसोसेलेस है, ये साइड और ये साइड सेम है, हो जाएगा. लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज O. लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज O. अब क्या करिए, O से दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. O से दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ पर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ पर. तो दोनों साइड्स में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. तो आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश अगेन. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम वी आर ट्राइंग टू मेक. In order to make that, first of all, an isosceles triangle is considered. This procedure is as per our IS code. जो procedure है ये IS code के हिसाब से है. So in this particular case, first of all, an isosceles triangle is made. Vertex is located, and this center of that is located, free surface. And then those are joined together. Those are joined together. Definitely, since it is an isosceles triangle, both the sides are same. This is going to be a perpendicular on the free surface. If you drop it from the vertex, this is going to be a perpendicular on the free surface. Now, from this point O, drop perpendiculars on both the sides also. So this is the perpendicular on this side, this is the perpendicular on this side. ऐसा करने के बाद आप क्या करिए, पॉइंट्स को मार्क करिए. After doing this, mark the points. ये जैसे मान लीजिए स्मॉल a कह दे रहा हूँ मैं से, ठीक है, ए बी सी डी नहीं रखता मैं रखता हूँ WXYZ, दैट वुड बी बेटर. सो मान लीजिए ये W है, ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है X, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है Y, ये पॉइंट है Z. मैं ABCD इसलिए नहीं लेता क्योंकि स्मॉल a रिप्रेजेंट्स एरिया, राइट, इसी वजह से मैंने उसको नहीं रखा. तो WXYZ रख दिया. ठीक, अब बात समझिएगा कि अगर हम OX को रेडियस मान के, understand, if we take OX as radius and start drawing a circle, is it going to touch, the circle is going to touch Y point or not? Yes, because these lengths are same, right? These lengths are same. ये दोनों लेंथ कैसी हैं? सेम है. और इसीलिए ये इस तरीके से यहाँ से अगर हम ऐसा एक आर्क बनाएंगे OX को रेडियस बना करके, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू टच दिस Y. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टच Y. ऐसा इस तरीके के Y को टच करेगा. तो हमारा जो बेस या बॉटम होगा दोस्तों वो ऐसा दिखेगा, राउंडेड दिखेगा. ठीक है, बोर्ड में मान लो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको इधर उधर दिख भी रहा है तो आप समझ लेना कि हाँ भाई ये ऐसा है. अब आप क्या करिए, अब आप नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए. नाउ यू फॉरगेट द बॉटम पोर्शन, जस्ट फॉरगेट, इट नेवर एग्जिस्टेड. नाउ यू हैव दिस सेक्शन एट योर site. Now you want to find out how much discharge can be passed from this section because you don't have that portion. अब आपके पास ये पोर्शन है ही नहीं. अब क्या करना है आपको, जो हमारे पास अवेलेबल पोर्शन है इसमें से डिस्चार्ज कितना पास हो सकता है, या फिर अगर आपको डिस्चार्ज दिया है तो इस तरह का कैसा सेक्शन आप बना सकते हैं जिसकी डेप्थ कितनी हो. अब आपको रिलेट करना सीखना होगा, रिलेट करना. अब आपको भूल जाना है कि इसके नीचे कुछ था, अब आपके लिए सिर्फ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वही है. forget about it. I'm again and again telling, be attentive, forget about it. ठीक है, अब आपको सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ही फोकस करना है. ठीक है. Now, if for example the angle of the side slopes on both the sides is theta, isosceles triangle है तो यहाँ भी थीटा होगा और यहाँ भी थीटा होगा,
ठीक है, थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो वो दोनों तो सेम ही ट्राइंगल्स हैं, तो ये थीटा और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ऑब्वियसली ये हो जाएगा थीटा। तो हम ये सारे एंगल्स को मार्क कर लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दैट द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज d। मान लो कि ये जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है वो है d, ठीक। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मान लो जो डेप्थ ऑफ द फ्लो है वो है d, ठीक। d इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर एरिया एंड पेरीमीटर बोथ। एरिया की भी एक्सप्रेशन निकालनी है, पेरीमीटर की भी, तभी r निकलेगा a/p। चलिए निकालें। एरिया क्या होगा दोस्तों, वेटेड एरिया की बात हो रही है, वेटेड एरिया A हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OWX प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, ये सर्कल का सेक्टर है कि नहीं, OXY, किसी एक बड़े सर्कल का ये एक सेक्टर होगा, ऐसा कोई सर्कल होगा, उसका ये पोर्शन जो है सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OXY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OYZ, ठीक है, ऐसा होगा। अब क्या करें, अब ये दोनों एरिया तो सेम है, ये वाली एरिया दोनों को सेम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OWX प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OXY, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OWX प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OXY, ऐसा, ठीक। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि अगर इसकी डेप्थ हमने कह दी है d, अगर हमने इसकी डेप्थ एस्टैब्लिश की कि इसकी जो डेप्थ है चैनल की वो है d, ये है d, है ना, ये हमने पहले ही बता दिया। ये डेप्थ रेडियस भी है कि नहीं है, यही डेप्थ रेडियस ऑफ द सर्कल भी है कि नहीं, और अगर ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये भी तो रेडियस ही था, तो ये भी जो होगा ये d ही होगा नहीं होगा, ये भी d होगा, और इनफैक्ट ये भी d होगा। तो अब इसको इधर नहीं लिखते, ट्वाइस इनटू दिस एरिया कर ही रहे हैं। तो इस ट्रायंगल OWX का हाइट तो अपने को मिल गया, है ना, OWX का हाइट तो अपने को मिल गया। अपने को और क्या चाहिए, अपने को बेस भी चाहिए, ये बेस है इसका, है ना, ये बेस है इसका। कंसिडरिंग थीटा इज अवर कंसर्न्ड एंगल, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ बेस क्या हो जाएगा। ये वाली लेंथ होगी ना बेस, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ विल बी द बेस लेंथ, इजंट इट। अब अगर मान लीजिए मैं इसी ट्राइंगल के लिए tan थीटा लिख दूं, ये आ रहा है कैमरे में, आ रहा है ना, हाँ, तो tan थीटा लिख दूं, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज WX, ठीक है, लेंथ WX बाय बेस इज D। अगर cot थीटा लिख दें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो मैं cot थीटा लिखूंगा, दैट वुड बी बेटर। तो D बाय WX, है ना। तो WX जो लेंथ चाहिए अपने को, cot थीटा अगर लिखते हैं तो बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी cot थीटा लिखेंगे तो बेस WX बाय D हो जाएगा, तो WX हो जाएगा D cot थीटा, ये सही है, ठीक है। तो WX हो जाएगा D cot थीटा, मतलब ये जो लेंथ है ये हमारी होगी कितनी, ये होगी D इंटू cot थीटा, गिवन दैट थीटा इज दिस एंगल, तो ये क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर कर दिया जाए। tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है, D बाय WX, cot थीटा हो गया WX बाय D, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो WX को क्या लिख दिए हम लोग, D cot थीटा। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इज D cot थीटा इंटू D, तो ये हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OWX। प्लस करना है एरिया ऑफ सेक्टर OXY, एरिया ऑफ सेक्टर OXY, इसको ऐसे इमेजिन करिए, OXY को मैं अलग कर रहा हूँ, ये है O, ठीक है, ये है हमारा ये X और ये Y, तो ये X पॉइंट है और ये हमारा Y पॉइंट है। तो हमारे को एरिया चाहिए इतने पोर्शन का। इसको इमेजिन करिए कि एक ऐसा बड़ा एक सर्कल होता, ठीक है, अभी नहीं है, ऐसा होता। तो OXY ये पोर्शन है, ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों दिख रहा है,
ठीक है, ये ओ एक्स वाई, ठीक, ध्यान देना जहां जहां समझा रहा हूँ ना वहां पे रखते जाना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया ओ एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे ये थीटा और ये है थीटा, ऐसा है थीटा, मतलब टोटल एंगल कितना है 2 थीटा है, जो एंगल है 2 थीटा है, ठीक है। अब अगर अपन को एरिया चाहिए, एरिया कितना चाहिए अपने को, इतना एरिया चाहिए। हमको मालूम है कि 2 पाई अगर रेडियन सेंटर पे होता, 2 पाई रेडियन होता, तो सबटेंडेड एरिया वुड बी पाई वाई स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हमारा रेडियस क्या है अभी, डी है हमारा रेडियस, तो पाई डी स्क्वायर। अभी एंगल कितना सबटेंडेड है, 2 थीटा है, तो फिर एरिया कितना हो जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से 2 थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2, थीटा इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एरिया लिख दे रहा हूँ थीटा इंटू डी स्क्वायर, दैट्स इट। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ एक्स वाई इज थीटा इंटू डी स्क्वायर। कभी भी खुला एंगल लिखेंगे आप, whenever you will write open angles, those angles will always be in radians, they will never be in degrees, they will be in radians, all right। whenever you will write down open angles, remember they have to be written in radians, ठीक है। and pi radian बराबर 180 डिग्री, 2 pi radian बराबर 360 डिग्री, and therefore I said that this whole angle 2 pi is subtending an area of pi d square, and therefore 2 theta will subtend how much area, and that would be proportionately, right? So that is theta into d square. From here we can see that the area is coming out to be d square into theta plus cot theta. This is the expression, d square into theta plus cot theta. For which case, for a triangular section with rounded bottom, area is coming out to be like this. Let's now find out the perimeter. So I'll just put that separately, okay, just you can put that in a note or something. Then we can find out now the perimeter. Wetted perimeter will be equal to what? Wetted perimeter will be equal to length wx plus length xy, this is a curved length, and length yz, which is a line, linear length, okay. So wx, xy, yz, so this will be the length wx plus xy plus yz. अच्छा, wx plus yz is same, so we can write down this 2 into wx plus xy. अच्छा, what is wx length? Wx length is nothing but d cot theta. Wx length is d cot theta. So this will be 2d cot theta plus xy. Xy is what? Xy the arc length. Xy is the arc length. So here only I can write down what will be the value of xy. How do you obtain the value of xy? It's simple. Here only I can obtain that value of xy. Angle is equal to arc upon radius. We studied that in our bachpan, in our childhood, right? कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम जानते हैं कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, उसी को यूज करेंगे। तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। आर्क कौन सा है? एक्स वाई है। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 2 थीटा, और रेडियस कितना है? डी है। तो 2 थीटा इंटू डी हो गया, यहाँ पे पुट करेंगे 2d थीटा, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2d थीटा। ऐसे में पेरीमीटर की इक्वेशन आ गई 2d इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। पेरीमीटर की इक्वेशन आ गई 2d इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। यही मैनुअल में डायरेक्टली दिए हुए हैं, यही इक्वेशंस मैनुअल में डायरेक्टली दी हुई है। ऐसे में हमारा एम था कंप्यूट करना क्या? आर। हमारा एम था आर की वैल्यू कंप्यूट करना, दैट इज इक्वल टू एरिया बाय पेरीमीटर, and therefore that is d square into theta plus cot theta divided by 2d into theta plus cot theta। ये कैंसल आउट हो गया, d से d कैंसल आउट हो गया, r देखो सिंपली आ गया d by 2। r की वैल्यू क्या आ गई? d by 2 आ गई। तो जब कभी भी आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैनिंग्स फॉर्मूला में r की वैल्यू लिखेंगे r टू द पावर 2/3 s टू द पावर हाफ में आपको r की जगह पे सिंपली पुट कर देना है d by 2। तो इतनी बड़ी डिस्कशन जो हमने यहाँ पे की है ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ट्रायंगुलर केस में जब कभी भी r की वैल्यू आपको मैनिंग्स फॉर्मूला में यूज करनी है और डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी इस कैनाल की निकालनी है एरिया इंटू वेलोसिटी करके। एरिया निकालोगे आप कैसे? एरिया निकालोगे इससे,
एरिया का ये फॉर्मूला है डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए Q इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दिए यहाँ पर, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय मैनिंग्स इक्वेशन 1/n। r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई d/2, d/2 टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। इस तरीके से इस कैनाल की डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी आ सकती है, या फिर वाइसा वर्सा भी कह सकते हो। अगर आपको डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी दी हुई है, पूछ रहा है इतना इतना साइड स्लोप है, तो बताओ कि भाई डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना रखना पड़ेगा। तो ये हमने तो एक जनरल इक्वेशन बना दी, जो चीज दी रहेगी वो पुट करेंगे, जो अननोन है वो निकाल लेंगे। गॉट द पॉइंट। सो इस तरीके से एनालिसिस होता है किसका, इस तरीके से एनालिसिस होता है हमारे ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम का, ट्रायंगुलर सेक्शन विथ राउंडेड बॉटम का। तो अभी आप सबसे पहले इतना लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ट्रेपेजॉइडल वाले पे। देखो यहाँ पे दिखा दो, स्टार्टिंग से आ रहा है, जब स्टार्टिंग से आखिरी तक तो नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, अच्छा ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे करवा दो, आगे बढ़ा दो यहाँ तक, ठीक है, हो गया, गुड। ऑल राइट देन, नाउ दिस इज द फर्स्ट, नाउ कमिंग टू द सेकंड। Second one is our trapezoidal section with rounded corners। ठीक है, शार्प एजेस तो अपन जानते ही हैं, वो तो सिंपल है। सो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ राउंडेड कॉर्नर्स, इसके लिए भी इसी तरह की इक्वेशन बनानी है। जिस तरीके की इक्वेशन यहाँ पे बनी है, इस केस में बनी है, ये दिख रहा है, जिस तरह की इक्वेशन इस केस में बनी है, जहाँ पे हम रिलेट कर पाए डिस्चार्ज को डेप्थ से और वेरियस एंटिटीज को एक दूसरे से, इसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे भी हमें बनानी है। और ये बनाना सिंपल है, ये डिराइव कर लिए ना हम, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इस डेटा को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है। आपको क्या मान के चलना है, आपको ये मान के चलना है कि आपके पास मान लीजिए कि कुछ ऐसा एक ट्रायंगुलर सेक्शन था, आप इसको बीच से काट दिए, बीच से काट दो, काटने के बाद इसको बी डिस्टेंस दूर कर दो, इन दोनों पार्ट को बी डिस्टेंस दूर कर दो, दूर दूर, कितना डिस्टेंस, बी। वो बी जो है वो उस ट्रेपेजॉइडल की बेस विड्थ कहलाएगी, वो जो बी कहलाएगी वो उस ट्रेपेजॉइडल की बेस विड्थ कहलाएगी, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगी। तो जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दिखेगा दोस्तों, वो ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये कर्व्ड पार्ट आएगा, इसके बाद ये बी डिस्टेंस अपार्ट कर दिए, और उसके बाद ये कर्व्ड पार्ट आएगा, और फिर ये ऐसा आएगा। इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, और ये हमारा फ्री सरफेस। तो जस्ट आपको यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस, इन दिस थिंग यू हैव टू सिंपली इमेजिन दैट यू हैव अ ट्रायंगल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एंड इन बिटवीन दैट देयर इज दिस पोर्शन ऑब्जर्व्ड। इस पार्ट में आपको ऐसे दो पोर्शन ऑब्जर्व हो रहे हैं, मतलब वो जो ओ पॉइंट है ना, ये एक ओ पॉइंट यहाँ पे है, एक ओ डैश पॉइंट यहाँ पे है, कुछ इस तरीके का है, ओ पॉइंट, ओ डैश पॉइंट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस बी, they are separated by a distance b, and that is called as the base width, जो horizontally मतलब present है, जिसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाया गया है, जो बेस विड्थ है। तो ये है हमारी बेस विड्थ। बाकी हम सारा कुछ वैसा ही ले रहे हैं ताकि इक्वेशन इजीली निकल आए। जैसे कि ये पहले हमने थीटा लिए थे, याद रखिएगा थीटा इज टेकन फ्रॉम वेयर, थीटा इज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सो दिस विल बी थीटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 माइनस थीटा, and this is also theta. In the same way, this is theta because this is also theta, this is also theta, and this is also theta, and this is 90, and therefore this is 90 minus theta. ठीक है, तो ऐसा करके किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद वही चीज़ें, बाकी सब तो सेम है। डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है मैं अभी भी डी ही ले रहा हूँ, डेप्थ ऑफ द फ्लो अभी भी डी ही ले रहा हूँ। अच्छा, अब इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, मान लो, क्योंकि हम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इक्वेशन डिराइव करने की अगर बात आती है, तो अगर डिराइव करोगे तो एरिया इनके टर्म्स में तो वैसा ही मिलेगा, इसी तरीके का एरिया मिलेगा इक्वेशन के फॉर्म में, तो वैसे ही आएगा, है ना। तो एरिया हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, हमारा पुराना वाला एरिया जो थीटा थीटा और डी के टर्म्स में निकल चुका है, उस एरिया में हमें ऐड करना होगा। उस एरिया में हमें कितना पोर्शन ऐड करना होगा, वेटेड एरिया में इतना पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, जो कि है बी इंटू डी। सो एरिया हो जाएगा बी डी प्लस डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट्स इट, दिस इज अवर एरिया।
एरिया इज BD प्लस डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना सिंपल। एरिया बहुत ही सिंपल हो गया। क्या किया हमने, क्योंकि हमने सारे टर्म्स वही ले लिए, थीटा थीटा ले लिए। अब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होगा तो अब ऐसा नहीं करना कि ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर सेम कैसे हो गया, सेम इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो टर्म ली है यहाँ पे वो सेम ले लिए, डी डेप्थ ले ली, थीटा थीटा भी वही ले लिया। तो ऑब्वियस ही बात है जब इक्वेशन डिराइव करोगे, इस पोर्शन और इस पोर्शन की ऐड कर दोगे तो इक्वेशन तो यही बनेगी। उसमें हमने और क्या ऐड कर दिया, b इंटू डी ऐड कर दिया। So when we'll derive the equation will be like this only. These two will be added and this will be the term we will get. And we'll add this also as a wetted area, that is B into D, right? Similarly, wetted perimeter. Wetted perimeter will be what? Whatever we have got already plus B. That means this plus B. And therefore it will be B plus 2D into theta plus cot theta. B plus 2D theta plus cot theta. That's it. B plus 2D, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2D इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा वॉज द होल पेरीमीटर, वो तो आएगा ही, लेकिन इसमें अब B और ऐड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है पॉइंट। अब R निकालना है। R क्या होता है, A बाय P होता है। तो A है BD प्लस डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस 2D इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे ये फर्दर और कटेगा वटेगा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा वो एम भी नहीं है कि कट जाए करके। ये हो गया एक्सप्रेशन आर का, ये हो गया एक्सप्रेशन आर का, ठीक है। आर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। आर का वैल्यू मिलने के बाद हम मैनिंग्स फॉर्मूला जो कि है v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर हाफ में पुट कर देंगे। यहाँ से फ्लो वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्चार्ज पूछेगा, इससे कितना डिस्चार्ज पास हो सकता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कहाँ से निकलेगी, एरिया यहाँ से निकलेगी। वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, वेलोसिटी ऊपर वाली इक्वेशन से निकलेगी। ऐसे करके डिस्चार्ज, एरिया, वेलोसिटी आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो जब कभी भी हम लोग इन तरह के सेक्शंस की बात करते हैं तो हमारा IS कोड हमें इस तरीके का रिकमेंडेशन देता है। क्या रिकमेंडेशन देता है कि आप इस तरीके से डिजाइन करिए। अगर आपको राउंडिंग ऑफ करनी तो ऐसा करिए, तो आपके इक्वेशंस भी इजी आएंगी, आपका एनालिसिस आसान हो जाएगा और आप सर्कुलर आर्क जैसा राउंडिंग ऑफ करोगे तो एनालिसिस इजी हो रहा है। मतलब वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सर्कल की प्रॉपर्टीज, ये सब यूज करके हमने अपने पैरामीटर्स को निकाल लिया। गॉट द पॉइंट। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए ये रहे फॉर्मूले। ये वाला दिखा दो, ट्रेपेजॉइडल वाला, ये वाला दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। तो अब ये लिख लेंगे, हो गया, ठीक। चलो, अब ये हुई बात हमारे कंप्यूटेशन ऑफ आर की और आर की मदद से वेलोसिटी और डिस्चार्ज की। यहाँ पे मैनिंग्स फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक ओपन चैनल फ्लो को दर्शाता है। मैनिंग्स फॉर्मूला यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ओपन चैनल फ्लो को दर्शाता है और ये एक जनरल एनालिसिस है। जनरल एनालिसिस है, जब हम कैनेडी या वो यूज कर रहे थे लेसी, तो हम उनकी इक्वेशंस को इस्तेमाल कर रहे थे वेलोसिटी की। यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो की जनरल इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है मैनिंग्स इक्वेशन, हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट आवर कंप्यूटेशन ऑफ आर। इसके बाद यहाँ पे हमें फ्री बोर्ड जो लेने होते हैं, डिजाइन करने के बाद जो फ्री बोर्ड लेने होते हैं, दैट इज एज पर अवर IS 10430। IS 10430 के हिसाब से फ्री बोर्ड लेने होते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि फ्री बोर्ड कितना कितना लेना होगा। So this is what I have written it for you. Just see it first. As per IS 10430 of 2000, कैनाल में डिस्चार्ज के हिसाब से, according to the discharge you are permitting in the canal, design discharge, the free board is taken as follows. The free boards are to be measured from the full supply level always. Whatever be the fullest supply level, it may not be happening in a particular season, but you have to take that what will be the fullest supply level and above that you have to provide the free board. Got the point? It's logical, right? कि जितना भी मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कैरी कर सकता है किसी सीजन में, तो मैक्सिमम लेवल पे पानी रहेगा, वो होगा हमारा फुल सप्लाई लेवल। फ्री बोर्ड का मेजरमेंट फुल सप्लाई लेवल से भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फ्री बोर्ड टू बी मेजर्ड फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल, उसके ऊपर, ठीक। कितना फ्री बोर्ड, अगर कैनाल में आपका डिजाइन डिस्चार्ज है 10, तो फ्री बोर्ड आप देंगे 0.75 मीटर। अगर 3 से 10, 3 to 10, 0.6 मीटर, 1 to 3, 0.5 मीटर। If the discharge is less than 1 for a minor canal, minor distributary,
Minor means a minor distributary. So for a minor distributary, you can provide 0.3 meter as your freeboard, this much. And if it is a water course, who makes the water course? कौन बनाता है water course? Water course बनाते हैं cultivators खुद. Cultivators खुद. अगर कल्टीवेटर्स खुद कुछ लाइंड कैनाल बना रहे हैं, छोटे छोटे लाइंड कैनाल खुद कल्टीवेटर बना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीबोर्ड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिलिंग वो बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं आता. मोर ओवर वो कैनाल में आउटलेट लगा रहता है, मैंने आपको बताया था पहले. आउटलेट बंद कर देंगे तो ओवरफ्लो या स्पिलिंग की उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो लेस देन 1 अगर वाटर कोर्स के लिए है, किसी कल्टीवेटर ने छोटा मोटा सीमेंट का, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल क्ले का, इस तरीके का कुछ मान लो बना दिया है, एक लाइंड कैनाल छोटा सा, जिसमें कि 1 क्यूमेक से भी कम डिस्चार्ज पास हो सकता है, तो 0.15 मीटर देगा तो भी काम बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल आपको याद रखना होगा. एग्जाम में जो भी डिजाइन डिस्चार्ज दिया रहेगा उसके ऊपर आपको फ्रीबोर्ड उसके हिसाब से लेना है. कई बार तो मैच द कॉलम में ही ये आ चुका है, एसएससी में सीधा यही सवाल, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, मैच द कॉलम. Remember that. One more thing which is asked many times in engineering services as well as various SSC examinations is this. This is directly from the code. ये directly coded data है. Limiting velocity, कि भाई हम बोलते हैं ना कि हम क्या कहते हैं, we say that we can permit higher velocities in lined canals, right? How much high? That's the point. कितना high जा सकते हैं? हम higher velocity permit कर सकते हैं lined canal में, लेकिन कितना high जाना है? इतना हाई जाना है, इससे हाई नहीं जाना है. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कितना वियर एंड टियर झेल सकता है. दिस विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट हाउ मच वियर एंड टियर अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, राइट? एंड based upon that, for stone lining 1.5 meter per second, for clay or brick lining 1.8 meter per second, cement concrete lining 2.7 meter per second. The more hard the material is, remember, the more hard the material is, the higher velocity we can permit in it, because hardness is associated with the resistance to wear and tear and abrasion. As simple as that. Cement concrete being the toughest, durable, hard material, we can provide the maximum velocity in a cement concrete line. All right? चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ questions. चलिए question देखेंगे, वर्कबुक ओपन करेंगे. मैं कुछ क्वेश्चंस इसलिए कभी करा दे रहा हूँ विदाउट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ होमवर्क, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी क्वेश्चंस को करने में आपको हेल्प भी रहेगी. ठीक है, एक क्वेश्चन बस अभी फिलहाल के लिए करा रहा हूँ मैं. ठीक है, एक करा रहा हूँ, बाकी होमवर्क. ठीक, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क. एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ वो ये वाला है, एक थोड़ा सा सिंपल वाला पहले कराते हैं. पेज नंबर 108 में क्वेश्चन नंबर 25 पे आइएगा. पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए. जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है. ठीक है, तो पेज नंबर 108 क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज दिस? डिजाइन अ ट्रायंगुलर लाइंड चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूमेक, फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूमेक having a longitudinal slope of 1 in 10,000 and side slopes of 1.25 horizontal is to 1 vertical. Take Manning's constant n as 0.018. ठीक है, ये डेटा दिया है. अब आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई सर डिस्चार्ज 40 क्यूमेक दे दिया है तो हमें तो ट्रेपेजॉइडल करना चाहिए. जी बिल्कुल ट्रेपेजॉइडल करना चाहिए था, अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा नहीं होता. सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता कि डिजाइन करिए एक कैनाल को टू कैरी दिस मच डिस्चार्ज. अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा रहता, ट्रेपेजॉइडल वर्ड का यूज नहीं करता, तो मैं फिर ये लिखता कि एज पर IS 10430 द प्रिफर्ड चॉइस विल बी अ ट्रेपेजॉइडल कैनाल whenever we will be having a higher discharge. We can simply say that. But right now in the क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कोई भी कैनाल दे सकता है, डिजाइन तो वही वैसे ही हो जाएगा सेम फॉर्मूला से, राइट? तो अब क्योंकि ट्रायंगुलर मेंशन कर दिया गया है, since triangular section is mentioned, you don't have to think about what the code states, simply design what is being asked, that's it. ठीक है, चलिए. So this is the
triangular section, I'll just draw that first. 1.25 horizontal is to 1 vertical, तो something like this, ऐसा होगा. 1.25 horizontal is to 1 vertical. मैं थोड़ा सा रफली एक्यूरेटली भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने का ताकि विजुअलाइज हो पाए, ठीक है. और ऐसा होगा, राइट. और ये हमारा हो गया फ्री सरफेस, ठीक है. फ्री सरफेस हो गया ये, चलो बढ़िया. और ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक. और ये मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप अप किया हुआ कुछ इस तरीके का. तो 1.25 हॉरिजॉन्टल है, 1.25 हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है. तो यहाँ से हमको थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लो. कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा की वैल्यू ही 1.25 मिल गई. अगर कॉट थीटा 1.25 है, थीटा भी निकल जाएगा. टैन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/1.25. तो थीटा कितना हो जाएगा? टैन इनवर्स 1/1.25. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉट थीटा का फंक्शन मेरे कैलकुलेटर में नहीं था, कॉट इनवर्स वाला, इसी कारण इसको टैन कर दिया. तो 38.66 डिग्री. अगर थीटा आ गया है 38.66 डिग्री और हम लोग लिखते हैं खुले एंगल हमेशा रेडियन में, कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में, मल्टीप्लाइड बाय पाई रेडियन डिवाइड बाय 180 डिग्री. तो ऐसे में मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180 गिविंग अस 0.6747 और यू कैन से 0.675 रेडियन. रेडियन का सिंबल ऐसा होता है, सी बना देते हैं, ठीक है. तो ये है 0.675 रेडियंस. तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू तो पहले ही पता चल गई थी 1.25. क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो वो पता चल गया 1.25:1, ठीक, वो तो पता चल गया. थीटा की वैल्यू यहां से मिल गई रेडियन में 0.675 रेडियन, ठीक. ये हमारा इसमें एक ही अननोन होता है, अननोन तो एक ही है. अननोन क्या है यहाँ पे? सिर्फ एक है, वो है डी. बी तो है ही नहीं, बेस विड्थ तो है ही नहीं. बेस विड्थ होती ट्रेपेजॉइडल होता तो. अभी सिर्फ एक ही अननोन है. देखिए डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी. डिस्चार्ज गिवन है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू, एरिया की एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल के लिए? एरिया की एक्सप्रेशन होती है डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा. पुट कर देते हैं वहां पे, डी स्क्वायर इंटू थीटा. व्हाट इज थीटा? 0.675. 0.675 प्लस कॉट थीटा इज 1.25. तो डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/n. n इज 0.018 मल्टीप्लाइड बाय, तो 1/n r⁻²/3. तो r की वैल्यू क्या होती है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए? r की वैल्यू होती है d/2. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं d/2. मैं नीचे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आगे नहीं जा रहा. तो d/2⁻²/3 मल्टीप्लाइड बाय s⁻½ तो 1/√1/10,000 ऐसा है दोस्तों, ठीक है. चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, वहां से d की वैल्यू आ जाएगी. करिए सॉल्व. ये हो जाएगा 1/0.018. मैं अंदर से स्टार्ट करूंगा. 1/0.018 और ये डिवाइड कर देंगे हम 100 से सिंपली, बिकॉज इसका रूट इतना हो जाएगा. और इसके बाद फिर इसको फर्दर डिवाइड कर दूंगा 2⁻²/3 से, ऐसा कर देंगे, ठीक है. तो ये इतना हो गया. और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 प्लस 1.25 से, फिर 40 से इसको डिवाइड कर देंगे. तो ये आ रहा है 59.373 इज इक्वल टू, ये डी स्क्वायर यहाँ पे रह गया और d⁻²/3 यहाँ पे रह गया, ठीक है. ऐसा किया मैंने. तो ये हो गया हमारा 8/3. तो ये हो गया d⁻8/3 इज इक्वल टू 59.373. तो d की वैल्यू आ जाएगी टू द पावर 3/8 करके. तो 3/8 आ रहा है 4.625 मीटर. सो दैट इज आवर आंसर. ये है हमारा आंसर कि डेप्थ जो रहेगा फ्लो का 4.6248 आ रहा है, मैंने 4.625 लिख दिया, ठीक. तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन का सॉल्व कर लिए. इसी तरीके से ट्रेपेजॉइडल हो या फिर कोई भी हो, आप इसको सॉल्व करेंगे. तो ये होमवर्क बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट आवर लाइन्ड कैनाल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज द थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट. इसी में डिजाइन ऑफ कैनाल्स में थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट पे आते हैं.
जो जो अनलाइंड कैनाल्स होते हैं खास करके, उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है किसकी? स्काउरिंग की। जैसा हम जानते हैं, है ना, कि अगर वेलोसिटी बहुत हाई रखेंगे तो स्काउरिंग होगी, वहाँ से मटेरियल हटता जाएगा। हर एक सेक्शन से अगर मटेरियल या जो सिल्ट है वो हटता चला गया तो पूरे कैनाल सिस्टम की स्काउरिंग होती चली जाएगी। हम कहाँ से लाएंगे फिर इतना सारा सिल्ट जब पूरा वॉश डाउन होता चलाएगा? तो ऐसे में स्काउरिंग को प्रिवेंट करना रहता है। ये जो सेडिमेंट का जो लोड या सेडिमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है, देखिए बात समझिएगा यहाँ पे कि अगर कोई अनलाइंड कैनाल है और उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा परमिट की गई है, अगर कोई अनलाइंड कैनाल है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा परमिट की गई है, तो क्या करेगा वो? बेड में प्रेजेंट पार्टिकल्स हो गए, साइड में प्रेजेंट पार्टिकल्स हो गए, तो इन सब को क्या करेगा? स्कार करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये पार्टिकल छोटे हल्के टाइप के होंगे तो ये पानी में बड़ी आसानी से आ जाएंगे, और अगर ये छोटे हल्के नहीं होंगे, थोड़े भारी होंगे, तो ये शायद मूव ही ना करें। लेकिन इन दोनों के बीच की सिचुएशन भी होती है। ये कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरीके से सस्पेंशन में नहीं आते, और ऐसे भी होते हैं जो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से मूव ही नहीं कर पा रहे, मूव कर रहे हैं, धीरे 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 बेड के अलोंग ही धीरे 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 खसकते जा रहे हैं। दैट मीन्स देयर आर टू केसेस विच यू कैन थिंक ऑफ। Either the particle will simply go in suspension if it is having less weight because of the energy of water, it will simply go into suspension. The other case you can think of, it will not move. But white और black के बीच में grey भी तो आता है, वो वाला grey area भी देख लो। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ऐसे भी particles होते हैं, some are those particles which simply don't flow freely in suspension or simply don't move. They are in between them. That means they move very very slowly along the base. Either they roll in the base, or they slide, or they simply take some small jumps, which is called as hopping. So whatever the total scouring which is happening in a canal, and in that particular scouring what is happening is some particles are near the base, कुछ particles base के नज़दीक पाए जाते हैं, और कुछ particles freely suspension में flow करते हुए पाए जाते हैं। ये जो फ्रीली फ्लो करते हुए ऊपर वाले पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इस रेंज में जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं जो फ्रीली फ्लो करते हुए, इनको कहा जाता है सस्पेंडेड लोड। इनको क्या कहते हैं? सस्पेंडेड लोड। मतलब है सब सेडिमेंट ही, लेकिन ये सस्पेंशन में फ्रीली प्रेजेंट है, तो सस्पेंडेड लोड बोल देते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे नीचे होते हैं थोड़ी सी जगह पर, वो बहुत आसानी से सस्पेंशन में फ्रीली फ्लो नहीं करते, लेकिन धीरे 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 फ्लो करते जाते हैं। तो जब वो लोग धीरे धीरे ऐसे पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, इनको हम कहते हैं बेड लोड। इनको कहते हैं बेड लोड, क्योंकि बेड के नज़दीक फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो होता है इनका? जो बेड लोड होता है, बेड लोड का फ्लो कैसे होता है? देखो, बेड लोड का फ्लो, अगर ये हमारा बेड है तो ऐसे पार्टिकल्स, या तो ये पार्टिकल है मान लो, या तो ये सिंपली करेगा स्लाइड, या तो ये कर जाएगा स्लाइड, धीरे धीरे स्लाइड कर जाएगा, थोड़ा भारी भी हो। हर तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग। कोई असम्पशन नहीं ले रहे यहाँ पे कि होमोजीनस है, हर तरह का सेम तरह का पार्टिकल हर जगह है, ऐसा कोई असम्पशन नहीं ले रहे। जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो हर तरह का पार्टिकल होगा। कुछ पार्टिकल हल्का होगा जो सस्पेंशन में फ्रीली होगा, कुछ जो नीचे नीचे होंगे वो सस्पेंशन में फ्रीली नहीं जा पाएंगे, लेकिन पानी के बहाव की वजह से, ड्यू टू एनर्जी ऑफ वाटर, दे विल आइदर स्लाइड, दे मे आइदर रोल। कैसे शो करते हैं रोलिंग को? ऐसा दिखाते हैं ना रोलिंग को, ये दे मे रोल लाइक दिस, और दे मे टेक सम स्मॉल जंप्स, दे मे टेक सम स्मॉल जंप्स, एंड दोज जंप्स आर कॉल्ड एज हॉप्स। हॉपिंग कहते हैं इस फिनोमेना को, कहते हैं हॉपिंग। ठीक है, या तो ये हॉप कर सकते हैं, या तो ये रोल कर सकते हैं, या तो ये स्लाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। तो हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक मैकेनिज्म पढ़ना है ड्यू टू विच दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। एक मैकेनिज्म पढ़ना है ड्यू टू विच दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। मतलब ये जो स्काउरिंग वगैरह का फिनोमिना होता है, पार्टिकल्स हटने लगते हैं, फिर या तो ऐसे मूव करते हैं या फिर सस्पेंशन में फ्रीली फ्लो करते हैं। दिस वॉज मॉडल्ड बाय शील्ड, this was modeled by Shield, and therefore this approach is called as Shield's tractive stress approach। यही हमको पढ़ना है।
शील्ड्स ट्रैक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। बात समझिए कि ये ट्रैक्टिव स्ट्रेस अप्रोच क्या होती है, फिर शील्ड पे आएंगे। शील्ड के पहले भी कुछ लोगों ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। शील्ड के पहले भी कुछ रिसर्चर्स आए, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से शील्ड की जो ट्रैक्टिव स्ट्रेस अप्रोच पाई गई वो सही पाई गई। इसी वजह से हमारे लिए शील्ड थ्योरी होती है। इसके पहले भी कुछ रिसर्चर्स थे, जैसे एक था वाइट था, लेन था। These researchers also gave their own tractive stresses approaches, but they are not adopted for Indian conditions. हम यूज करते हैं हमारी Shields tractive stress approach. Understood? अभी क्या है इसका बेसिक, क्या है इसके पीछे का, बात समझिए। इसके पीछे का बेसिक ये है कि ये कहता क्या है, ये कहता है कि एक पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा बेस से, ये स्काउरिंग शुरू हो जाएगी, ये हटने लग जाएगा बेस से। जैसे फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, फ्लो कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो वो पार्टिकल जैसे जैसे हटने लग जाएंगे। इस तरीके से फ्लो हो रहा है ऐसा, तो पार्टिकल्स उसके डायरेक्शन में हटने लग जाएंगे। अगर स्ट्रेस जो लग रहा है सरफेसेस पे, चाहे वो साइड स्लोप पे हो या बेस पे हो, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस के ही पार्टिकल उखड़ सकते हैं, इरोड हो सकते हैं। It is not the thing that only the particles present in base can erode. The particles present in base as well as the particles present on the side slopes can erode. तो side slopes में और base में दोनों में पार्टिकल इरोड कर सकते हैं, और जब ये इरोजन हो सकता है तो इस इरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ये थ्योरी दी जाती है। ये कैनाल सेक्शन को डिजाइन करने के लिए नहीं है, इससे हो जाता है एक डेप्थ वगैरह हम बता सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये बताता है इरोजन, ये जो सेडिमेंट हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो चल रहा है, इरोजन हो रहा है, इसको रोकने के लिए थ्योरीज है। इसको रोकने के लिए या इसके बिहेवियर को समझने के लिए ये थ्योरीज प्रपोज की गई है। अंडरस्टूड द पॉइंट? एंड दे आर बेस्ड अपॉन द ट्रैक्टिव स्ट्रेस, ट्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग और शियर, ट्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग और शियर। So what do you mean by shear? First of all, you tell me. Think over it and tell. What do you mean by shear? Shear क्या होता है? Shear होता है जो सरफेस के along लगता है। Shear वो होता है जो सरफेस के along लगता है, isn't it? तो ऐसे में जैसे कोई भी आप फिनोमेना ले सकते हो। In fact, yes. So what I have done right now? I've just written something, right? बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्प्रिंग मत सोचने लग जाना। मैंने बस कुछ लिख दिया। The art of writing is what? Applying shear on the surface. क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, हमें बचपन से सिखाया गया आपको shear लगाना है, ऐसे लिखना है ना? अगर मेरे को इसको रब करना है तो भी मैं क्या करूंगा? shear लगाऊंगा। पानी की अगर बात करें तो क्या ठहरा हुआ पानी कभी ऐसा along the surface force लगा सकता है? पानी की बात करें तो क्या ठहरा हुआ पानी कभी भी अलोंग द सरफेस फोर्स लगा सकता है? नहीं। मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगी पानी में, तब वो अलोंग द सरफेस एक शियर लगा पाएगा। सही बात है। अब वही शियर के फिनोमेना को हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेसेस को डिफाइन किया शील्ड ने, टाउ एक्चुअल और टाउ क्रिटिकल। टाउ एक्चुअल वो स्ट्रेस है विच एग्जिस्ट्स, विच इज देयर, which is existing, which is there, मतलब वो स्ट्रेस जो है, जो कि वहां पे मौजूद है, मतलब जो बहता हुआ पानी जो स्ट्रेस लगा रहा है। टाउ क्रिटिकल क्या है? ये वो स्ट्रेस है जिसको हम लोग कह सकते हैं मार्जिनल या फिर थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस। मार्जिनल या फिर थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस कि अगर जो हो गया, अगर जो लग गया, तो ऐसे में उन पार्टिकल्स की स्काउरिंग हो जाएगी, या तो वो ऐसे ऐसे बिहेव करने लगेंगे या तो सस्पेंशन में ही चले जाएंगे। तो ये वो है जो अगर इतना स्ट्रेस लग गया, ये वो है कि अगर इतना स्ट्रेस लग गया, क्रिटिकल स्ट्रेस, तो पार्टिकल्स का स्काउरिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो टाउ एक्चुअल है, ये वो स्ट्रेस है जो एक्चुअली में लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्काउरिंग ना हो, फॉर नो स्काउरिंग और नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विथ विच दिस कैनाल इज मेड, फॉर नो स्काउरिंग और ट्रांसपोर्टेशन यू कैन से, क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्चुअली में जो स्ट्रेस लग रहा है वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल।
मार्जिनल कंडीशन पे, इसी वजह से मार्जिनल कहते हैं, मार्जिनल कंडीशन पे अगर दोनों बराबर भी हो गए तो भी काम बन जाएगा, न ज्यादा न कम, एकदम एग्जैक्टली इक्वल। तो फॉर नो स्काउरिंग और ट्रांसपोर्टेशन टाउ एक्चुअल शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ क्रिटिकल, टाउ CR, एंड scouring will happen, scouring और ट्रांसपोर्टेशन will happen। कब होगी स्काउरिंग या ट्रांसपोर्टेशन? तब होगी जब टाउ एक्चुअल हमारा ज्यादा हो जाएगा टाउ क्रिटिकल से, थ्रेशहोल्ड को पार करते चला गया। तो अब यही चीज हमें कंडीशंस के फॉर्म में डेवलप करनी है, यही चीज हमें कंडीशंस के फॉर्म में डेवलप करनी है। वी हैव टू डेवलप सम कंडीशंस, दैट व्हाट विल द कंडीशन व्हेन देयर इज नो स्काउरिंग, what will the condition when there is scouring going to happen? So we have to develop some conditions right now। क्या करना है हमको यहाँ पे कंडीशंस डेवलप करनी है। हम नहीं डेवलप कर रहे हैं, एक्चुअली शील्ड की रिसर्च है, शील्ड ने डेवलप करके हमको दे दिया है, हम उन्हीं को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे दिया गया है। ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। गिव द हेडिंग थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। लिखना स्टार्ट करेंगे, गिव द हेडिंग theory of sediment transport। Write in that, whenever water flows in a channel, whenever water flows in a channel, whenever water flows in a channel, comma, it tries, TRIES, it tries to scar its surface, 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 full stop। Silt, gravel, silt, gravel, or even large boulders, silt, gravel, or even large boulders can get detached, silt, gravel, or even large boulders can get detached from the sides of the channel, can get detached from the sides of the channel, from the sides of the channel, silt, gravel, or even large boulders can get detached from the sides of the channel. These detached particles, are swept downstream, swept, झाड़ू लगाना, sweeping, वैसे swept, SWEPT, these detached particles are swept downstream by the moving water, by the moving water, by the moving water, by the moving water, full stop। This phenomenon is called as sediment transport, this phenomenon is called as sediment transport, this phenomenon is called as sediment transport। Now give a subheading, subheading दीजिए, types of sediment load, types of what? Types of sediment load, types of sediment load।
Write in that the total sediment load, load मतलब concentration को load कहते हैं, the total sediment load present in the water of the channel, the total sediment load present in the water of the channel can be divided into of the channel can be divided into first, can be divided into पहला bed load, पहला bed load, bed load लिखिए, put a dash and write down, put a dash and write down bed load. That portion of sediment, that portion, P-O-R-T-I-O-N, that portion of sediment, that portion of sediment which moves, that portion of sediment which moves on or near the bed of the stream, that portion of sediment which moves on or near the bed of the stream, on or near the bed of the stream, full stop. Its movement takes place by sliding, its movement takes place by sliding, comma rolling or hopping, sliding, comma rolling or hopping. hopping को ब्रैकेट में लिखो सॉल्टेशन भी कहा जाता है, hopping को सॉल्टेशन. ये जो सॉल्टेशन वर्ड है, ये सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये जियोलॉजी का टर्म है एक, SALTATION, SALTATION. You can search in the Google also. This is a geological term, saltation. It simply implies the transport of hard particles over an uneven surface by jumping or hopping. ये है इसका मतलब, इसी को saltation बोलते हैं, ठीक है. ओके, ये सॉल्ट से कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक. बायोलॉजी में डेफिनेटली देयर विल बी लाइक कुछ और होगा इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे जो है बायोलॉजी में भी सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है. बायोलॉजी में मतलब होता है एब्रप्ट इवोल्यूशनरी चेंज या फिर सडन लार्ज स्केल म्यूटेशन, ठीक है, तो वहाँ पे भी इससे कोई मतलब नहीं है. तो सॉल्टेशन मतलब हॉपिंग, ठीक है. ये वर्ड कहीं यूज हो गया ना एग्जाम में, तो ध्यान रखना. तो बेड लोड. दूसरा क्या है? सस्पेंडेड लोड. दूसरा है सस्पेंडेड लोड. दूसरा है सस्पेंडेड लोड. लिखिए, that portion of sediment that portion of sediment which is in suspension which is in suspension and flows freely with water. And flows freely with water. And flows freely with water. ठीक है, चलो ये हो गया. इसके बाद गिव अस सब हेडिंग. पहले ये बना लेंगे. क्या बना लेंगे? जो बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है, ये बना लो. वीडियो पॉज करो, ये बनाओ. बना लिए, ठीक. चलो ये हो गया. इसके बाद गिव द हेडिंग शील्ड्स ट्रैक्टिव स्ट्रेस अप्रोच. गिव द हेडिंग
Shields, tractive stress approach. Shields, tractive, TRACTIVE, tractive stress approach. लिखिए, जो बेसिक मैंने बताया वो पहले लिखते हैं. ट्रैक्टिव स्ट्रेस और फ्लूइड ड्रैग, ट्रैक्टिव स्ट्रेस और द फ्लूइड कौन सा है यहाँ पे? पानी है. तो ट्रैक्टिव स्ट्रेस और द फ्लूइड ड्रैग इज द स्ट्रेस exerted tractive stress or the fluid drag is the stress exerted by the flowing water on the channel sides. By the flowing water on the channel sides. Sides मतलब सब, bed, side slope सब. तो by the flowing water on the channel sides. Full stop. The particles start moving. The particles start moving when the tractive stress, the particles start moving when the tractive stress exceeds the frictional stress or frictional resistance, it's better, ठीक है, exceeds the frictional resistance when the tractive stress, traction मतलब drag बोलो, shear बोलो, traction बोलो, सब एक ही बात है. So when the tractive stress exceeds the frictional resistance between the particles the marginal or threshold tractive stress, the marginal or threshold tractive stress, the marginal or threshold tractive stress which will just prevent the movement of the particles, which will just prevent the movement of the particles is called as critical tractive stress. Is called as critical tractive stress. Is called as critical ट्रैक्टिव स्ट्रेस. ब्रैकेट में लिखिए टाउ सी आर, इसका सिंबल है टाउ सी आर. इज कॉल्ड एज क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस. फुल स्टॉप. Several investigators such as Shield, White, ये सब सरनेम है लोगों के. Shield, White, Lane, etc. Shield, White, Lane, etc. have given expressions for tau CR. Have given expressions for tau CR. Have given expressions for tau CR. Full stop. However, Shield's theory is found to be
However, Shield's theory is found to be more applicable. However, Shield's theory is found to be more applicable in Indian conditions. ठीक है, in Indian conditions. ठीक, इसके बाद give a subheading in this only, Shield's theory. Give a subheading Shield's theory. अब explanation कर दे रहे हैं हम Shield's theory का. जो बता चुका हूँ वो ऑलरेडी बता दिया हूँ, लिखवा रहा हूँ. ठीक है, लिखिए. When the velocity of flow through a canal is very small, अगर velocity of flow through a canal बहुत कम है, is very small, comma, the canal sides do not get scarred. कैनाल के साइड्स में स्काउरिंग नहीं होती. The canal sides do not get scarred. कैनाल के साइड्स में स्काउरिंग नहीं होती. ठीक है, कैनाल के साइड्स में स्काउरिंग नहीं होती. फुल स्टॉप. कंटिन्यूएशन में लिखते जाइए. As the flow velocity increases, imagine करते जाइए. Imagine along with writing that when there is very very low velocity, there is no movement of the soil particles or maybe the particles of the canal with which it is made. But as we are increasing our flow velocity, so continue writing and imagining simultaneously. As the flow velocity increases, comma, a stage is reached when the shear stress exerted by the flowing water will exceed the stress opposing the movement. 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 Shield analyzed this condition by his theory. Shield analyzed this condition by his theory. ठीक है, तो चलो अब हम शील्ड की थ्योरी समझेंगे. ठीक है, तो आप पहले तो ये लिख लो, ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ दिखा दो, बीच वाला जो है ना पोर्शन वो दिखा दो. ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम हमारे एनालिसिस पे. एनालिसिस, शील्ड ने अपनी रिसर्च जो करी, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च में कई साल लगा देते हैं लोग, तो उन्होंने दो तरीके के कैनाल्स में अपनी रिसर्च करी. दो तरह के कौन कौन से कैनाल? एक रेगुलर ट्रेपिजॉइडल कैनाल, जो हम लोग मोस्टली बनाते भी हैं, और एक वाइड रेक्टेंगुलर कैनाल या वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कह सकते हो, क्योंकि रिवर भी क्या है, एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की तरह बिहेव कर सकता है. एक रिवर है, मान लो इस तरीके का एक रिवर है, ऐसा ये देखो नेचर में ऐसा बना हुआ है. तो क्या हम इसको एज सम हाइट और सम बेस विड्थ और हाइट ऐसा रेक्टेंगुलर अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? तो मोर और लेस ये रेक्टेंगुलर वाइड रेक्टेंगुलर कैनाल हो जाती है ना, ये चैनल बन जाता है. तो इन तरह की रिवर्स
जो कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, बड़ी रिवर्स, छोटी मोटी रिवर्स नहीं, बड़ी बड़ी रिवर्स, और दूसरा हमारे बनाए हुए कैनाल जो कि यूजुअली ट्रेपेजॉइडल होते हैं। तो देखो दो कॉमन केस हैं। तो दीज टू आर द वेरी कॉमन केसेस फॉर विच Shield has done his own analysis. So that's what we have to see. Okay. So first of all, let's talk about the actual stress distributions. Actual stress distributions. Actual stress is represented by, यहाँ पे मैं tau actual लिख देता हूँ. Actual stress is represented by tau actual, and we are talking about the tau actual distribution as observed by Shield. ठीक है. अब किसी भी एनालिसिस को करने से पहले एजम्पशन लेना पड़ता है, तो शील्ड ने भी एजम्पशन लिया। शील्ड की थ्योरी में जो एजम्पशन थे वो ये थे, पहला एजम्पशन ये था कि एजम्पशन पहला ये लिया कि सॉइल इज नॉन कोहेसिव एंड इन्फाइनाइटली प्रेजेंट। वही जो बेसिक एजम्पशंस अपन लेते रहते हैं कि हर जगह सेम तरह का सॉइल है, इन्फाइनाइटली प्रेजेंट वही सॉइल है। कोहेजन को इसने भी कंसिडर नहीं किया, शील्ड ने भी कहीं पे भी कोहेजन को कंसिडर नहीं किया। ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हो इस थ्योरी का। दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने मान लिया स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब समय के साथ, और स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या होता है, समय के साथ और साथ ही साथ स्पेस के साथ फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हुए नहीं पाए जाएंगे। तो ये दो एजम्पशंस हैं। देखिए सबसे पहले केस नंबर वन, अ ट्रेपेजॉइडल कैनाल। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल जो होता है, ट्रेपेजॉइडल चैनल का एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी लगाता है, कहाँ पे लगाता है, चैनल के साइड्स में जो पानी स्ट्रेस लगाता है, तो उस एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो आपको हम एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिखा रहे हैं, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, क्रिटिकल से। तो पहले एक्चुअल समझते हैं। देखिए शील्ड ने बताया कि ये जो ट्रेपेजॉइडल कैनाल होता है, इसके बेस पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मोर और लेस यूनिफॉर्म पाया गया है। ये मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहा हूँ रेड लाइन से, ठीक है। ये प्लॉट कर रहा हूँ क्या, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, टू टेल यू दिस, ऐसा इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम उन्होंने प्लॉट किया था, ऐसा इस तरीके का, ऐसा बेस से लग रहा होता है। दिस इज फ्रॉम द बेस। हमें ना इनकी मैक्सिमम वैल्यू से मतलब होता है दोस्तों, हमें इससे मतलब नहीं है कि इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, इससे मतलब नहीं है। हमें इन पॉइंट्स की वैल्यू से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन में यहाँ पे पाई जाती है। ये पूरा एक कांस्टेंट ही है, और ये है मैक्सिमम वैल्यूज, ये है मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। हमें मालूम है ना कि कॉर्नर्स जोन ऑफ स्टैग्नेशन होते हैं, जो हम जानते हैं जोन ऑफ स्टैग्नेशन होते हैं, तो वहाँ पे लॉसेस बहुत होते हैं, तो वहाँ पे फ्लो नहीं मिल पाता। फ्लो नहीं मिल पाता तो फ्लो की वजह से ही तो स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू काफ़ी कम रह जाती है। तो वही कम वैल्यू है कॉर्नर्स पे। जैसे जैसे हम बेस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एक ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है। तो फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो स्ट्रेस जो कॉर्नर में है वो कम है, तो ये इसी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है। फ्रॉम देयर ओनली वी हैव सीन, राइट। हम जानते हैं कि कॉर्नर्स आर जोन ऑफ स्टैग्नेशन, इसी वजह से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हमें मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो बात समझिएगा, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये सब सेम ही है वैल्यूज। ये देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब मैक्सिमम ही है, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं। क्यों मैक्सिमम मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये ऐसा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है ये पाया गया है, ये होती है 0.97 गामा WRS। बात समझो, ये जो टाउ एक्चुअल बेड पे होता है वो होता है, ये पीक वैल्यू ये होता है 0.97 गामा WRS। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप गामा WRS भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा एस्टिमेट करेंगे और तब सेफ रहेंगे, तो अंडर एस्टिमेट करोगे तब भी तो सेफ ही रहोगे, है ना। अगर मान लो एक्चुअल स्ट्रेस अगर आप ज्यादा मान लिए
और आप उस केस में मान लो कि क्रिटिकल को पार नहीं कर रहे हैं, आप क्रिटिकल स्ट्रेस को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, कि इफ यू हैव अज्यूम्ड अ हायर वैल्यू and that higher value is also not exceeding the critical stress, that means the particles here on the bed are not getting scarred, that means if you have this lower actual stress, that will also be a safer condition for no scouring, isn't it? Because this theory is based upon the sediment transport, that means the scouring phenomena. So therefore in books you will see directly gamma WRS, but however it is 0.97 gamma WRS. If you want to be more accurate, use this. If you don't want to be that much accurate, you can use this. However, if you are using this, you are actually on a safer side, my dear friends. So that's why in books they use it like this. Okay, think over it. Pause the video, think over it. That if your actual stress is more, you are calculating, for example, this value is 97, but you are saying it is 100. So if 100 is less than the critical, 97 is also obviously less than the critical. Got the point? Right. Now similarly on the side slopes में भी देखिए, साइड स्लोप्स में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन उसने ऑब्जर्व करवाया, साइड स्लोप में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व करवाया और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उसने ऐसा पाया, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उसने पाया। अब जैसा कि हम जानते हैं कॉर्नर्स पे आते आते ये देखो, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरीके का। तो जो इस तरह का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कॉर्नर में फिर से जोन ऑफ स्टैग्नेशन, तो ये 0 0 0, इधर पे कॉर्नर में यहाँ से फिर बढ़ रहा है, मतलब इन पॉइंट पे स्ट्रेस बहुत कम लगेगा क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रखता। जैसे जैसे हम दूसरे पॉइंट्स पे आएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस जो होगा वो बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे ही जैसे हम सरफेस के नियर जाएंगे फिर से स्ट्रेस कम होता दिख जाएगा। सरफेस में एक्चुअली में कॉर्नर्स होते हैं, कैनाल के कॉर्नर्स, आप खुद ही इमेजिन करो, क्या कॉर्नर में बहुत तेजी से फ्लो होता है कि नहीं होता? विंड रेजिस्टेंस, सरफेस फ्रिक्शन, बहुत सारी चीज़ें कॉर्नर में भी एक्ट करती रहती हैं। इसी वजह से हमारे कॉर्नर्स में ये इसने शील्ड ने कहा, ये चाहे ये वाला कॉर्नर हो या टॉप सरफेस वाला, ये 0 0 आप ले सकते हो। तो हमें भी यहाँ पे भी पीक वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ की पीक वैल्यू, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू साइड स्लोप पे ये है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पैराबोलिक होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पैराबोलिक। तो ये जो वैल्यू है टाउ एक्चुअल एट द साइड स्लोप इज गिवन बाय 0.75 गामा WRS। इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। ये होता है टाउ एक्चुअल इन द साइड स्लोप्स एज 0.75 गामा WRS, ये होता है। तो दिस वैल्यू इज 0.75 गामा WRS, मतलब साइड स्लोप में जो पीक स्ट्रेस लगने वाला है वो इसके बराबर लगने वाला है। और अगर इतना स्ट्रेस लगने वाला है और अगर यही क्रिटिकल से कम है, मतलब पीक वैल्यू ही क्रिटिकल से कम है, तो बाकी सारी वैल्यूज क्रिटिकल से कम होंगी कि नहीं? तो हमें बस यही देखना है कि इसमें पूरी सारी वैल्यू से मतलब नहीं है कि ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू है, इसकी इक्वेशन कितनी, हमें मतलब है सिर्फ इसकी पीक वैल्यू से, बस इसी से मतलब है। ठीक है, इस तरीके से फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल ऑन दिस साइड ऑल्सो यू कैन शो समथिंग लाइक दिस, ऑन दिस साइड ऑल्सो यू कैन शो लाइक दिस, इट विल बी सेम ऐसा। और ये जो वैल्यू होगी पीक वाली, जो हमारे काम की वैल्यू है वो है हमारी पीक वैल्यू, एंड दैट इज 0.75 गामा WRS। ठीक, ऐसा। अब ये हो गया किसके लिए? ये हुआ ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए। अब किसके लिए देखना है? मैंने बताया ना, दो केसेस को एनालाइज किया शील्ड ने। तो दूसरा जो केस है वो है हमारा वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। दूसरा है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, जैसा कि होता है एक रिवर। एग्जाम्पल, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का एक बड़ी रिवर एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि शील्ड ने खुद ही कहा कि भाई अगर कोई वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, मतलब कंपैरेटिवली उसकी बेस विड्थ बहुत बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स डेप्थ ऑफ फ्लो, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा इस तरीके का है। तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो रिलेटिवली बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स बेस विड्थ। You can simply ignore, Shield proposed
you can simply ignore the shear on the sides. Ignore here, ignore here. साइड्स में shear को लेने की जरूरत नहीं है. इस केस में आप सिर्फ बेस में लग रहा है जो majority of the shear force, आपको वो देखना है. Because force is what? Stress into area. The whole force will be responsible and therefore sides में कुछ खास है नहीं. आपको सिर्फ बेस को देखना है. अब बेस इसका और इसका वेरिएशन सिमिलरली दिया गया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बेस विड्थ काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डेप्थ. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे ऐसा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और वैल्यू वही दी गई है. मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ये टाउ एक्चुअल एट द बेड इज गामा डब्ल्यू आर इंटू एस. ठीक है, चलेगा. अब हम जानते हैं चलेगा, बढ़िया चलेगा, दौड़ेगा, राइट. सो इट विल रन लाइक एनीथिंग. इसके बाद दूसरा, ये हो गया हमारा एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टू केसेस प्रपोज्ड बाय शील्ड. नाउ कमिंग टू शील्ड्स क्रिटिकल स्ट्रेस. अब किस पे आएंगे? अब आएंगे शील्ड्स क्रिटिकल स्ट्रेस और थ्रेशहोल्ड स्ट्रेस, जिसको कहते हैं टाउ सी आर. शील्ड ने इसकी वैल्यू, ये एक्चुअल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लग रहा है, ये वो है जो है. दिस इज दैट विच इज देयर. वी हैव टू कंपेयर विथ what limit it should have, कौन सी लिमिट होनी चाहिए इन वैल्यूज की. सो दैट इज द शील्ड्स क्रिटिकल स्ट्रेस गिवन बाय टाउ सी आर, गिवन बाय टाउ सी आर. नाउ अगेन केस नंबर वन फॉर बेड ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल, फॉर बेड ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. दोनों के बेड के लिए सेम ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि दोनों में एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम ही आ रहा है. तो फॉर बेड ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, ये दिख रहा है. सो फॉर बेड ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, टाउ एक्चुअल एट द बेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ क्रिटिकल प्रपोज्ड बाय शील्ड एट द बेड. कि शील्ड कहता है कि अगर बेड में इतना स्ट्रेस लग गया तो स्काउरिंग हो जाएगी भाई. अगर स्काउरिंग को प्रिवेंट करना है तो एक्चुअल स्ट्रेस जो बेड पे होना चाहिए वो क्रिटिकल से कम या थ्रेशोल्ड कंडीशन में, मार्जिनल कंडीशन में उसके बराबर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो देखो टाउ एक्चुअल एट द बेड हम जान रहे हैं क्या है, गामा डब्ल्यू आर एस लेस देन इक्वल टू tau critical at the bed is given by 0.056 gamma WD into GS minus 1. ये दिया है शील्ड ने. क्या दिया है? tau critical at the bed is given by 0.056 gamma WD into GS minus 1. ऐसा है कि भाई वाटर तो वाटर है, गामा डब्ल्यू दोनों साइड से कट गया. जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, जो सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है, जो कि मूव अगर कर सकते हैं, सारे कैसे हैं? इनऑर्गेनिक है. सो फॉर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जीएस की वैल्यू डिजाइन के लिए ली जाती है 2.65. ओवरऑल रेंज होती है 2.6 से 2.9. दोस्तों ओवरऑल रेंज होती है 2.6 से 2. आपने सॉइल में इसलिए तो सारी की सारी जीएस 2.7 देखते हो, कभी 2.65, 2.74, ऐसी तो वैल्यूज होती है जो 2.6 से 2.9 के बीच में रहती है. डिजाइन करने के लिए 2.65 लिया जाता है, तो चलिए ले लेते हैं 2.65. तो ये हो जाएगा देयरफॉर आरएस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.056 इंटू डी इंटू 2.65 माइनस 1. यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा. ये आ जाएगा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/0.056 इधर आने के बाद, और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1.65 से, ये आ रहा है 10.82. तो उसको 10.8 ही लिखा जाता है. तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10.8 RS, which is a very very famous expression used in these ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स, एसएससी, एमपीपीएससी, फलाना एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स, एवरीवेयर दे यूज दिस. तो डी, इफ यू डोंट वांट, simply put, if you don't want scouring of the particles at the bed, if you don't want scouring of the particles at the bed either here or here, so there
In that case, d should be the diameter of those particles at the bed should be greater than equal to 10.8 rs. The diameter of the particles at the bed should be greater than equal to 10.8 rs. If they are greater than that, then there is no scouring at the bed. In general, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको in general d should be greater than or equal to 11 rs भी लिख सकते हो. ये ज़्यादा फेमस है 11 rs. भाई सिंपल सी बात है ना, हम ओवर एस्टिमेट कर दिए, अच्छी बात है. अगर 11 rs से डायमीटर ज़्यादा आ रहा है, मान लो 11 rs की वैल्यू है मान लो 2.8 mm और d की वैल्यू जो है वो है 3 mm. तो अगर 11 rs की वैल्यू 2.8 है तो 10.8 rs की वैल्यू तो 2.8 से भी कम होगी. तो अगर 11 rs से भी ज्यादा है d का वैल्यू तो 10.8 rs से भी ज्यादा है. तो इसी कारण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 10.8 पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. वहां पे कभी कभी कैलकुलेटर नहीं भी होता है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 11 rs ले सकते हैं. बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, है ना? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कम हियर नाउ, केस नंबर 2. केस नंबर 2, व्हाट इज दिस केस नंबर 2? यहां ले आओ, कैमरा आ गया. सो फॉर साइड स्लोप्स ऑफ विच वन? फॉर साइड स्लोप्स ऑफ ट्रेपेजॉइडल कैनाल. कौन सा कैनाल है? ट्रेपेजॉइडल कैनाल है, ट्रेपेजॉइडल चैनल. फॉर तो साइड स्लोप्स ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए अगेन टाउ एक्चुअल ऑन द साइड स्लोप शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ क्रिटिकल ऑन द साइड स्लोप्स. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो टाउ एक्चुअल साइड स्लोप कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू टाउ एक्चुअल एट द साइड स्लोप. टाउ एक्चुअल साइड स्लोप में पीक वैल्यू कितनी है? 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस इज अवर पीक वैल्यू. सबसे बड़ी वैल्यू ये है. अगर सबसे बड़ी वैल्यू ही कम है तो बाकी सब कम है, ठीक है ना? सबसे बड़ी वैल्यू ही कम है तो बाकी सब कम है, ठीक? तो ऐसे में ये जो टाउ क्रिटिकल एट द साइड स्लोप दिया जाता है, ये दिया जाता है ऐसा. कैसा? 0.056 गामा डब्ल्यू डी GS माइनस 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर फाई. ये दिया जाता है एक्सप्रेशन. इसमें से भी हम डायमीटर वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे जैसे मिला था वैसा वाला सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन उस केस में नहीं मिलेगा. उस केस में वैसा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा. तो हम याद रख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिएगा ये वाला टर्म तो वही है. कौन सा है? ये जो 0.056 गामा डब्ल्यू डी GS माइनस 1 क्या है? ये टाउ CR एट द बेड ही तो है. इसी कारण किताबों में इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि 0.75 गामा WRS लेस देन इक्वल टू टाउ क्रिटिकल एट द बेड रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर फाई. ऐसे भी लिख देते हैं. ये थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन होता है, याद करने में इजी लगता है बस. ये थीटा फाई क्या है जी? ये थीटा जो है ये वही थीटा है जो अभी तक हम लोग ले रहे थे. ये जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है ये तो नहीं आ रहा होगा आई थिंक, है ना? आ रहा है, यहाँ से आ रहा है पूरा. ये भी चाहिए अपने को, ये भी आता रहना चाहिए, इसके साथ लो, ठीक? तो देखो ये जो थीटा है वो है ये जो थीटा है वो है ये, दिस इज थीटा, ठीक? थीटा कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से, जो अभी तक के हम लोग साइड स्लोप्स ले रहे थे वही थीटा है. फाई क्या होता है? फाई वही चीज जो आप लोग सवाल में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन समझते हो क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल्स में बीच बीच में फ्रिक्शन होता है आपस में. साइड स्लोप में वो टिके क्यों हुए हैं? हमने कोहेजन तो माना ही नहीं. यहाँ पे देखो एजम्पशन क्या है, यहाँ ले आओ. यहाँ पे एजम्पशन क्या है? नॉन कोहेसिव. एंड सिंस इट इज नॉन कोहेसिव, साइड स्लोप में ये टिका हुआ है सिर्फ इसीलिए. इट इज स्टेबल इन द साइड स्लोप जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दो सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन है, इसीलिए वो टिका पड़ा है. अदरवाइज ये तो हो ही नहीं पाता. तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन दिस माय हैंड एंड दिस डस्टर, तो कितना एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा जिसपे ये जस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देगा. तो मैं इसको टिल्ट कर सकता हूँ, टिल्ट कर करके देख सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ये स्लिप होना शुरू हो जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज अवर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. इन दिस केस दिस इज सॉलिड बॉडी, राइट? सॉलिड.
वो सब वो पार्टिकल टू पार्टिकल, वो जो सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन की बात हो रही है। कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन? ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको दिया रहेगा सॉइल मैकेनिक्स में, आपको बताया भी जाएगा। जैसे मान लो 40 डिग्री मैं कह रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि 40 डिग्री पे आकर के वो स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एंगल दोगे तो स्लाइड कर जाएंगे, फिर 40 डिग्री पे आके स्टेबल होंगे। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जैसे नॉन कोहेसिव सॉइल, जैसे सैंड वगैरह होता है, इसके लिए कैसे निकालते हैं? आपको पता है ना, ये जैसे ये होता है अपना डंपर होता है, आपने देखा होगा, ये है अपना इस तरीके का ये डंपर है जो कि डंप करता है आकर के सैंड वगैरह को, है ना। कहीं पे भी काम वाम चल रहा होगा तो आपने ये देखा ही होगा डेफिनेटली। इस तरीके से ये हाइड्रोलिक्स, और ये इस तरीके से सैंड को ये हमने किया इसको ओपन, ठीक, इसको हमने कर दिया ओपन। तो ओपन करने के बाद ये ऐसे ओपन किया इसको इधर, ठीक है, दरवाज़ा खुलने के बाद ओपन करने के बाद जितनी भी सैंड है अंदर, ये सैंड क्या होगी, इसको बनाता हूँ अच्छे से, इधर पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये डंपर क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, अंदर में बहुत सारी सैंड पड़ी हुई है, तो ये पूरी की पूरी सैंड है, ये ऐसी पूरी की पूरी सैंड है। तो ये डंपर क्या कर रहा है, इसको डंप कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये जो डंप करता है तो ये एक हीप आता है इस तरीके का, ऐसा एक हीप में आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये जो हीप है एक पर्टिकुलर एंगल में आके स्टेबल होता है, ये भी देखियो, ये जो हीप है एक पर्टिकुलर एंगल पे आके स्टेबल हो जाता है। वही कह सकते हो नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ऐसे निकल सकता है, ठीक है। तो ये वही एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, दिया जाएगा, ये आपको डेफिनेटली दिया जाएगा, ठीक है। तो फाई दिया जाएगा, थीटा आपको दिया जाएगा, या फिर कुछ हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल से आप थीटा निकाल लोगे, यू कैन पुट इट हियर एंड यू कैन फाइंड आउट सम कंडीशन फ्रॉम हियर आल्सो। Got the point? So for the side slopes of trapezoidal canal, this should be the condition. For the bed of trapezoidal and wide rectangular channel both, this is the simplified condition. Got the point? चलिए, तो ये जो आपको बोर्ड में भी दिख रहा है, ये पूरा आपको लिख लेना है। भैया लेफ्ट वाले साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड आ जाओ यहां से, ठीक, अब वहां ले जाओ इस लाइन से। चलो, ओके, सो दिस इज देयर इन द शील्ड्स थ्योरी, शील्ड्स मैकेनिज्म। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, और कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क, सम क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क, सो राइट डाउन दोज क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 योर होमवर्क, तो दिस इज लेक्चर नंबर 11, सो लेक्चर 12 में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 1 कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, देन 7, देन 8, देन 9, ठीक है, 7, 8, 9 सब तो कर लोगे, 7, 8, 9, देन 10, ठीक है, उसके बाद फिर 11, उसके बाद 12, उसके बाद ये हो गया 12, और उसके बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, उसके बाद 17, 18, 19 सब आ रहे हैं, 20, 21 हमने कर दिया, 22 रहने देना, बस यही चीज़ है जो अभी आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। 22 बस रहने देना, 23 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो, 25 कर लिए थे, 26, अच्छा पूरा करना है, सारा का सारा क्वेश्चन कर डालो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी उसकी जो थ्योरी है थोड़ी सी और बची है, वो पढ़ लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर डालें, मतलब 22nd क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज, वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर नंबर 11 हियर। नाउ डू दीज क्वेश्चंस पॉजिटिवली बिफोर द नेक्स्ट सेशन, राइट? थैंक यू सो मच।